वो सुना देंगे ना, वो भी है नहीं, वो वाकयात तो फिर मुझसे ज्यादा सारे इनके सामने लेकिन सुनाऊं। हर एक का है ना, लेकिन ये कि वो अब चूंकि आपने हर एक की कहानी आपने कह दिया, तो मुझे ये वैसे एजाज हासिल है कि मैं भुट्टो साहब की गोद में बैठा हूँ। अब ये बात जो है मुझे वो सन याद नहीं, शायद आप इसकी कोई तस्दीक कर दे या आप कर दे। तो कलाल वाला हमारा जो गांव है वह भुट्टो साहब आए थे, आपके जेब में है ये बात या नहीं? आए थे, मुझे अच्छा पता है। आपको पता है? मुझे अच्छा उस वक्त मुझे ये याद है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे उम्र तो पता नहीं क्या थी, लेकिन वहाँ पे जो हमारा वो जो घर वहाँ पे था, घर से मुराद है शेख साहब का जो घर था, तो उसमें वो नहीं था, सिस्टम नहीं था, ये इंडियन टॉयलेट का सिस्टम है वाकई का। तो ये फिर वो वहाँ पे लगवाया उसी दिन, तो ये मुझे सारा याद है। तो बाहर जो सड़क थी वहाँ पे मैंने भुट्टो साहब को गुलदस्ता दिया, तो मैं छोटा बच्चा था जो, तो वो फिर उन्होंने गाड़ी में मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, फिर अंदर जो था वो गाड़ी पे लेके आए। तो ये तो एक मेरा एक एजाज जो है वो मेरे ख्याल इस महफिल में, क्योंकि मैं सबसे शायद जूनियर हूँ, तो ये एजाज तो शायद बहुत कम लोगों को मिला हो। बाकी रहेगी कि भुट्टो साहब की जो शख्सियत है उस पर तो फिर बात हमारे सीनियर करेंगे, लेकिन वो एक बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक हमारा एक दोस्त है, दोस्त तो नहीं है यानी कि हमसे जूनियर है काफ़ी, तो वैसे प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट का आदमी है। तो वो मुझे 2016 में इस्लामाबाद मेरी पोस्टिंग थी, तो मुझे मिलने के लिए उसने फ़ोन किया। उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज करूँगा, नाम मेरे दिन से भी निकल गया। तो वो किसी छोटे से टीवी चैनल में कोई असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रहा था। अच्छा उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा मैं चूँकि वो FBR में था तो मुझे पता था कि ये साफ़ी जो है इसने यहाँ से खबर लेनी होती कोई, तो मैंने कहा यार तुम मुझे फ़ोन पे बताओ जो बात है। तो नहीं आपको मिलना है, मैंने आके, मैंने कहा अभी आने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। जो बहरहाल उसने बहुत जब इंसिस्ट किया तो फाइनली उसने कहा कि मैं असल में आपसे मिलना इसलिए चाहता हूँ कि मुझे ये पता चला कि आप शेख साहब के पोते हैं। जब मैं कहा ये बात तुमने अजीब सी कर दी है, तो अभी फौरी आ जाओ, फिर कोई मसला नहीं। खैर वो आ गया, वो यंग साइक लड़का था, उसकी उम्र उस वक्त मेरा ख्याल कोई 23-24 साल की होगी, लेकिन देखने में उससे भी छोटा लग रहा था। वो जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उसका उसी तरह से इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले तो मेरे स्पाई जो खड़ा था उसने कहा जी मैं एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। वो एक तस्वीर जैसे वो मोहब्बत में उसने, फिर मैंने चाय शाय उसको पेश की। तो उसके बाद मैंने कहा बात यह है कि तुम शेख साहब तो जिस उम्र के तुम बंदे हो, इस उम्र के लोगों को तो शेख साहब का नाम भी नहीं पता, तो ये तुम कैसे, क्या बात क्या की तुमने? वो कहता आपकी बात दुरुस्त है, मैं भी कई साल जो है वो पिंडी वाले शेख रशीद कोई समझता रहा शेख साहब, तो फिर उसकी हरकतें ये देख के पता चला कि ये तो हो नहीं सकते। फिर मेरा कोई अजीज है मंडी बाउद्दीन में, उसने मुझे बताया कि नहीं वो शेख साहब कोई और थे। अच्छा मैंने कहा चलो वो बता भी दिया उसने, फिर तुम्हें क्या मसला है, बल्कि वो आपसे भी रास्ते में वो बताऊंगा तो आपको दिन में उसका बंदे का आ जाएगा, आपको जिक्र करता रहता है। तो मैंने कहा क्या आपको बात जो है वो ऐसी मुतासर कर गई? उसने कहा जी 2-3 साल पहले मैं एक टीवी चैनल पे कोई इंटरव्यू सुन रहा था उस दौर के किसी मिनिस्टर का जो पीपल्स पार्टी का था, तो उसने जो है वो कहा कि हम लोग 4 मुजांग रोड पे भुट्टो साहब तशरीफ लाए, बीइंग चेयरमैन ऑफ द पार्टी। तो भुट्टो साहब ने वहाँ बैठ के तो कमरे में तो जो फ़ोन लगा हुआ था उस फ़ोन को उठाया और फ़ोन जो है वो डायल करने लगे। तो शेख साहब ने उन्हें कहा कि ये जो आप फ़ोन करने लगे हैं तो ये फ़ोन आप अपनी कोई ज़ाती किसी काम के लिए कर रहे हैं कि कोई पार्टी का पर्पज़ है? तो भुट्टो साहब वाज टेकन अ बैक, तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, मतलब आखिर वो पार्टी के चेयरमैन। उन्होंने कहा जी बात यह है कि ये फ़ोन तो हमने पिछले दिनों जो है ना लगवाया है बड़ी मुश्किल से, और फैसला ये किया कि 4-4 आने डाल के इसका बिल देना है। तो फैसला ये किया कि यहाँ सिर्फ पार्टी का फ़ोन होगा। भुट्टो साहब ने वो रिसीवर वापस रख दिया। अच्छा वो बंदा जो था वो बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी है और दीन पे उसका खास इत्मीनान भी नहीं। उसने कहा कि मैंने एक्चुअली ये जब बात सुनी तो मैंने कहा ये कोई खुलाफाए राशिदीन का दौर था, ये कौन सा दौर है भाई, ये पाकिस्तान में ये भी था। अच्छा खैर मैंने कहा भाई ये वाकया वैसे मैंने इतफाक से उनसे नहीं सुना होगा, शायद आपने सुना हो या मुझे नहीं पता, बहरहाल मैंने उनकी कुर्बत में बहुत रहा हूँ। तो अब मैं चूंकि तुमने अब ऐसा एक वाकया सुनाया है तो इससे अब रेसिप्रोकेट करते हुए, तो आपको ये पता है निज़ामी साहब को, आपको सारा पता है कि जब वो शेख साहब मिनिस्टर बने तो हम लोग उनके साथ चले गए। वालिद साहब तो यहीं पे थे, यानी कि हमारी फैमिली, हम बड़े थे ना तो हमें साथ ले गए थे। वो मैंने वो अपनी पहली, दूसरी, चौथी जमात वहीं पढ़ी हुई है, कोसार मार्केट के साथ जो सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पे कर लिया था जो उन्होंने। तो वो हमें ये था कि वालिद साहब होते थे लाहौर में, वकालत करते थे, नेचुरल सी बात है, उन्होंने तो ये रहना था। और इस्लामाबाद इतना बोरिंग शहर था कि वो F6 जो है यही टोटल इस्लामाबाद था।
तो दिल नहीं लगता था वहां पे, यानी कि उस पहली क्लास में दिल नहीं लगता था, और ख्वाहिश होती थी कि किस तरीके से लाहौर जाएं। और ये ख्वाहिश तो खैर पूरी नहीं हो सकती थी। तो होता ये था कि हमारे इछने वाले घर में, आपको पता है कि शेख साहब ने बड़ा शुरू में फ़ोन लगवा लिया था, फ़ोन हमारे घर में लगा हुआ था। तो हमें घर में ये हदायत थी शेख साहब की तरफ से कि यहाँ से लाहौर घर में किसी ने सरकारी फ़ोन से फ़ोन नहीं करना। मैं वापस आता था स्कूल से और इतनी उस वक्त दिल में तड़प होती थी कि वालिद साहब से बात करनी है। तो मुझे आज भी याद है कि वो लंबे लंबे पर्दे थे, उनके पीछे फ़ोन उठा के लेके जाना, क्योंकि शेख साहब दोपहर को आते थे, 2-2:30 बजे ना ऑफिस से, और फिर दोबारा जानते थे। तो हम स्कूल से आए होते तो 1 घंटा होता था, छुप के आहिस्ता से फ़ोन पे बात करते थे, फ़ोन बंद कर देते थे। मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरा फ़ोन लगा हुआ दफ्तर में, कोई दोस्त है बाप आते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं है कि इस फ़ोन से, बल्कि कोई, ये तो बड़ी बात तहजीबी है कि मैं अपने दोस्त को कहूँ मेरे सरकारी फ़ोन से फ़ोन ना करो। तो बहरहाल खैर वो बात अब शेख साहब की शुरू होगी। लेकिन वो भुट्टो साहब का वो वाकया कि उनकी भी बड़ी, मैं तो हमेशा शेख साहब को ये कहा करता था कि भुट्टो साहब की ये जो मरदम शनासी है, यानी कि ये जो बात है, लेकिन अब वो आपने भी उस दिन जिक्र किया ये कि ये क्या वजह थी कि वो जो है वो बाकी लोगों के साथ तो रवैया उनका बिल्कुल मुख्तलिफ था, और ये जो रवैया था तो इसका मतलब है कि एक उनकी अपनी जो अजमत और मरदम शनासी है भुट्टो साहब की, ये एक बहुत बड़ा एक बयार है। और ये जो फ़ोन वाला वाकया है, ये तो मेरे लिए बड़ा है हैरान, को मेरे लिए भी है कि ये तो एक बजाय सोचा जाए तो एक इंसल्टिंग सी बात भी हो जाती है ना कि पार्टी चेयरमैन है, अब ये बंदा को कर्टसी भी हमारे यहाँ पे होती है। तो इतना ब्लंट शेख साहब थे, लेकिन उन्होंने इस ब्लंटनेस को कबूल किया हुआ था। तो ये उनका जो म्यार है ये आज के दिन में, और वो जो उनका गोद बिठाने वाला वाकया वो तो आपको पता ही सारा। तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब का ये जो किरदार है, वो बहुत सारी बात है, इस पर तो लंबी बात हो सकती है, लेकिन चूंकि आपने मुझसे रेफरेंस से बात की, अगर मैं फर्ज किया कोई बात वैसे करता तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं ये आज सुबह से जो कुछ पीटीआई के दोस्तों से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि एक तो बात ये है कि ये आप जो है ना हमारे साथ ये तमाशा ना लगाया करें कि अब भुट्टो वाली पार्टी नहीं है। मैंने कहा भुट्टो वाली थी तो आप उसके साथ थे, ये फ्रेब तो ना करें, आपके नहीं साथ थे हम ना, आज भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तो इस बात पे कोई आपसे इतराज ना करूं, लेकिन ये फ्रेब ना करें। तो मैंने कहा कि भुट्टो साहब ने जो 5 असूल तय किए और जो जिसका एहसास उस वक्त नहीं था, मसलन ये जो समिट कॉन्फ्रेंस है, ये यकीन करें कि सारी उम्र गुजरने के बाद ये जो इमरान खान ने ये 2 मुल्कों को इकट्ठा करने की बिठाने की कोशिश की और जूतियां खाई, तो मुझे अब ये एहसास होता है कि ये कितना बड़ा कारनामा था फॉरेन पॉलिसी का, तो पूरी दुनिया इकट्ठी कर दी। तो वो जो बुनियाद रखी कि पूरी इस्लामिक दुनिया को, फिर दुनिया थर्ड वर्ल्ड को जो है वो आपने अमरीकी साम्राज्य के स्कंजे से निकालने की कोशिश की, फिर आपने जो है यहाँ पे जो एटॉमिक एक बुनियाद रख के इसको किया, और फिर शिमला मुआहदा के जरिए आपने जो अमन कायम किया, और ये सारी चीज़ें जो है ये वो कायम है। और चीन से जो दोस्ती है फिर बैनुल अक़वामी तनाज़र में, तो वो बुनियाद आज तक मौजूद है, मतलब सियासत से हट ही नहीं सकी। तो भुट्टो साहब का ये जो कमाल है, कारनामा है, इसका तो कोई नहीं है।